ओके, नाउ स्टार्ट। सो गाइस, पहले तो आप लोग बताइए, कोई डाउट है आप लोगों की लास्ट क्लास से? नहीं तो फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। नहीं, चलिए ठीक है। तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? पॉलिटी पढ़ रहे हैं, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पढ़ रहे हैं हम लोग अभी। उसमें हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है अभी तक? हम लोगों ने कल की क्लास बहुत बेसिक रखी थी, बहुत हल्की सी चीज़ें पढ़ी थी हमने। क्या क्या पढ़ा था हमने? कल हमने सबसे पहले पढ़ा था कि ब्रिटिशर्स कब आए थे, 1600 में आए थे। उन्होंने पहली अपनी फैक्ट्री कहाँ लगाई थी? मसूलीपट्टनम में लगाई थी। उसके बाद उन्होंने जो अगली फैक्ट्री लगाई वो सूरत में लगाई, राइट। उसके बाद उन्होंने अराउंड 150 ईयर्स तक उन्होंने सिर्फ यहाँ पे ट्रेड किया, राइट। फिर जाके उन्होंने एक बहुत ही फेमस वॉर लड़ी, जो कि बैटल ऑफ पलासी थी सिराजुद्दौला के साथ। ईस्ट इंडिया कंपनी वर्सेस सिराजुद्दौला, ये पढ़ा था हमने कल। इसके बाद जो दूसरी इंपॉर्टेंट वॉर हुई थी वो थी हमारी बैटल ऑफ बक्सर, राइट। यहाँ तक ये पढ़ने के बाद फिर हमने पढ़ा था कि हाँ, अब ये वॉर, दो वॉर जीतने के बाद ब्रिटिशर्स जो थे, ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, उनका डायरेक्ट कंट्रोल हो गया एक पर्टिकुलर स्टेट पे, जो कि पूरा का पूरा बंगाल प्रोविजंस था। अब बंगाल, पूरा बंगाल प्रोविजंस बहुत बड़ा था। उसमें आज का वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, बिहार, झारखंड और साथ में बांग्लादेश, ये इतना बड़ा था बंगाल प्रोविजंस, राइट। तो फिर वहीं से उनको जब इतना बड़ा कंट्रोल आ गया तो उन्होंने, क्योंकि अब उनको यहाँ पे रूल भी करना है ट्रेड के साथ साथ, इसीलिए जो पहला एक्ट पास हुआ था वो था रेगुलेटिंग एक्ट। ये पढ़ा था हमने। उसके बाद हमने पढ़ा था पिट्स इंडिया एक्ट। ठीक है, पिट्स इंडिया एक्ट की कुछ दो इंपॉर्टेंट चीजें बताओ मुझे कोई। पिट्स इंडिया एक्ट में दो इंपॉर्टेंट चीजें क्या हुई थी अगर हम पूछे तो? एनीबडी, किन्हीं को पता है पिट्स इंडिया एक्ट की कुछ दो इंपॉर्टेंट चीजें? उवेश बताओ। सर एक तो रेगुलेटरी एक्ट जो 1773 था उसमें थोड़ा अमेंडमेंट किया गया था। हम्म, और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगर हम पिट्स इंडिया एक्ट से सबसे इंपॉर्टेंट चीज पूछे तो? बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो अपॉइंट किया गया था पॉलिटिकल मैटर्स के लिए। गुड। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट किया गया था कमर्शियल अफेयर्स के लिए, राइट। ये दो जी बोर्ड्स सर। बनाए, हाँ, ये दो बोर्ड्स बनाए गए थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि पहली बार ये बोर्ड्स कब बनाए गए? 17 वो पिट्स इंडिया एक्ट में बनाए गए थे। इसके पीछे का रीजन भी पढ़ा था हमने, क्यों बनाया गया। क्यों? क्योंकि अब कंपनी दोनों मैटर से डील कर रही थी, तो आपस में कंफ्लिक्ट ना हो, इसीलिए ये दो बोर्ड बनाए गए थे। ठीक है, चलिए। यहाँ तक तो अब हमारा बहुत अच्छे से क्लियर है। आई थिंक किन्हीं को भी इस वाले पॉइंट तक तो कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है। अब जैसे आप लोग को इतना समझ में आ गया होगा कि किसी भी पार्टिकुलर एरिया को, किसी भी पार्टिकुलर कंट्री को रूल करने के लिए हमें लॉ चाहिए होता है, कानून चाहिए होता है। क्या बिना कानून से रूल किया जा सकता है? नहीं, नहीं किया जा सकता। कानून होना बहुत जरूरी है। तो हम देख रहे हैं कि ये लॉ कब आ रहा है, कहाँ से आ रहा है? ब्रिटिश पार्लियामेंट पास कर रही है, हमारे लिए लॉ बना रही है। अभी हमारे लिए लॉ कौन बनाता है गाइस? अभी हमारे लिए लॉ कौन बनाता है? पार्लियामेंट। पार्लियामेंट बनाती है। और स्टेट में कौन बनाती है? स्टेट लेजिस्लेचर बनाती है। हर जगह का और भी काफ़ी बॉडीज़ हैं, जैसे ट्रिब्यूनल्स हैं, वो भी हमारे लिए लॉ बनाते हैं। बट जो मेन लॉ मेकिंग बॉडी है, ये तो रूल्स बनाते हैं, बट अगर जो मेन लॉ लॉ मेकिंग बॉडीज़ हैं, वो हमारी लेजिस्लेटिव असेंबली है, चाहे पार्लियामेंट हो या स्टेट वाली। ठीक है, ये चीज़ है। तो इसके बाद हमने देखा कि भाई दो इंपॉर्टेंट एक्ट्स आए थे। अब इसके बाद फिर जो इम्पोर्टेंट एक्ट्स आ रहे हैं उनमें क्या क्या चेंजेस हो रहा है, ये हम लोग देखते चलेंगे। तो आप लोग कॉपी पेन आई थिंक निकाल ही लिया होगा आपने, तो हम लोग साथ में साथ लिखते भी चलेंगे। चलिए, लेट मी शेयर द स्क्रीन फर्स्ट। ओके, डन। होपफुली आप लोग को स्क्रीन दिख रही होगी। चलिए, तो कल हम लोगों ने पिट्स इंडिया एक्ट तक पढ़ा था। हाँ, कोई डाउट है किसी को? नहीं। अब देखिए, जैसे पिट्स इंडिया एक्ट हमारा कब का था? 1784 का था, राइट।
उसके बाद भी एक दो एक्ट आए थे जो कि इस पीडीएफ में अभी यहाँ पे नहीं है, बट हम आप लोग को पढ़ाएंगे कि उन एक्ट की जो एक दो पॉइंट थे ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, तो आप लोग उनको कॉपी में अलग से लिख लीजिए, ठीक है। तो लिखना स्टार्ट करो आप लोग। देखो जो ये वाला हमारा एक्ट था ना, ईस्ट इंडिया एक्ट 1784, इसके बाद जो अगला सबसे इंपॉर्टेंट एक्ट आया हमारा वो था चार्टर्ड एक्ट 1793। तो स्टार्ट राइटिंग गाइस, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए तो लिखिए आप लोग, एक सेकंड। यस, चार्टर एक्ट 1793 ऐसे करके। और एक सेकंड याद रखिएगा, जब भी हम लोग कोई एक्ट लिखेंगे ना या एक्ट के कुछ भी स्पेशल पॉइंट लिखेंगे तो आप इसको हाईलाइट कर लीजिएगा, या तो आप इधर स्टार बना लीजिएगा, समथिंग लाइक दैट, ताकि फिर आप नीचे पॉइंट्स में लिख सको। क्योंकि देखो हर एक चीज याद नहीं रहेगा, बट आप जो पॉइंट्स में बना के ये पॉइंट वाली चीजें लिखोगे ना, ये आपके माइंड में याद रहेंगी कि अच्छा ये पार्टिकुलर एक्ट से ये चीजें हुआ था। आपको फिर ये पता है ये सारी चीजें इतनी अच्छी तरीके से याद आ जाएंगी कि अगर हम आपसे पूछे ना, चलो कि उवेश चार्टर्ड एक्ट 1793 बताओ, तुम्हें अचानक से वो दो तीन पॉइंट याद आ जाएंगे कि हाँ इस एक्ट में ये कहा गया था, ये कहा गया था। ऐसे जैसे मैंने अभी पूछा ना कि पिट्स इंडिया एक्ट का इंपॉर्टेंट पॉइंट बताओ, कैसे बताया तुम लोग कि हाँ ये इंपॉर्टेंट था, ये इंपॉर्टेंट था, इसी तरीके से, है ना। तो बिल्कुल यही चीजें हमें ध्यान में रखनी है। चलिए तो चार्टर्ड एक्ट 1793, अब ये देख रहे हो आप पिट्स इंडिया एक्ट के अराउंड कितने साल बाद आ रहा है, ऑलमोस्ट 10 साल बाद। तो चार्टर्ड इंडिया एक्ट में क्या इंपॉर्टेंट था, उसमें सिर्फ एक चीज जो थी ना वो अलग कही गई थी, कुछ बहुत ज्यादा खास चेंजेस नहीं किए गए थे, ठीक है। तो चलिए लिखिए चार्टर्ड एक्ट 1793 में बस एक ही पॉइंट लिखना है, आप लोग लिखना स्टार्ट कीजिए। रेडी हो आप लोग, एक बार बता दो कि हाँ ठीक है। स्टार्ट। इट रिन्यू, हाँ, इट रिन्यू, रिन्यू का स्पेलिंग है RENEWED, इट रिन्यूड द मोनोपोली, द मोनोपोली, मोनोपोली का स्पेलिंग, इट रिन्यूड द मोनोपोली of company, of company of trade, of trade for a further, for a further period of 20 years, for a further period of 20 years, ठीक है। चलो ये लाइन जो हमने लिखी, इस लाइन का क्या मतलब हुआ कि जो ये चार्टर्ड एक्ट 1793 आया था ना, इस एक्ट से जो कंपनी की मोनोपोली थी उसे 20 साल के लिए और बढ़ा दिया गया। मतलब कि, और किस चीज में मोनोपोली, आपने एक वर्ड देखा होगा, मैंने वर्ड लिखवाया, दैट इज ट्रेड, है ना। कोई मुझे इस लाइन का मतलब समझा सकता है कि जो मैंने ये लाइन लिखवाया इसका एग्जैक्ट मतलब क्या हुआ? एनीबॉडी? उवेश, गोल्डी, कोई भी नहीं? सब ये लाइन का मतलब नहीं पता? ठीक है हम बताते हैं। देखो ये लाइन बेसिकली ये बोल रहा है, अब देखो यहाँ पे कंपनी जो वर्ड यूज हुआ है ना, आप ये कंपनी वर्ड से क्या समझते हो? बताइए कंपनी वर्ड से क्या समझते हो आप? ईस्ट इंडिया कंपनी। हाँ, ईस्ट इंडिया कंपनी। कहीं भी अगर कंपनी यूज वर्ड हो ना तो आप लोग समझ लेना ईस्ट इंडिया कंपनी, क्योंकि बार बार हम लोग ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं बोलेंगे, सिर्फ और सिर्फ हम लोग कंपनी बोलेंगे। तो इस एक्ट से ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली 20 साल के लिए और बढ़ा दी गई ट्रेड के मामले में। मतलब ऐसा क्यों कहा गया है? आप सोचो, क्या कंपनी सिर्फ एक होगी? क्या ब्रिटेन में सिर्फ एक कंपनी होगी? नहीं ना, बहुत सारी कंपनियां होंगी। वो कंपनियां भी सोचती होंगी कि चलो यार इंडिया में जाते हैं, इंडिया में हम भी ट्रेड करेंगे, इंडिया में बहुत ज़्यादा पैसा है, सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी क्यों वहाँ से पैसे अर्न करे, है ना। तो बाकी सारी कंपनियां भी जाना चाहती होंगी, बट ब्रिटिश पार्लियामेंट ने
सारी कंपनियों को रोक लगा दी और कहा कि इंडिया में ट्रेड करने का मोनोपोली सिर्फ और सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी को होगा। समझे? ये बात कही गई क्योंकि देखो ईस्ट इंडिया कंपनी के पास ना बहुत पैसा आ गया था। ठीक, इतना पैसा आ गया था इन लोगों के पास कि इन्होंने ब्रिटिश पार्लियामेंट में खूब पैसे खिलाए और लोगों को बोला कि हमें मोनोपोली दे दो वहां के लिए। ठीक, तो ये चीज हुई। अब देखो हमने क्या पढ़ा कि 20 साल के लिए कंपनी को मोनोपोली मिल गई 1793 में। मतलब अब 20 साल कंपनी खुल के ट्रेड कर सकती है। अब इसके बाद जो हमारा दूसरा इंपॉर्टेंट एक्ट आता है, ये वाला एक्ट क्लियर सबको? जस्ट लेट मी नो गाइस, इज इट क्लियर? ठीक है, नाइस। चार्टर एक्ट 1813, दिस इज 1813। अब जैसे देख लो 1793 के 20 साल बाद एक्ट आया क्योंकि 20 साल के लिए इन्हें मोनोपोली मिल गई थी। अब जब चार्टर्ड एक्ट 1813 आया ना, इसमें क्या क्या बातें कही गई हैं, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीजें, ध्यान देना आप लोग। इसमें जो बातें हैं आगे हमारे लिए कैसे काम आएंगी आप लोग को पता चलेगा। सबसे पहला चार्टर्ड एक्ट 1813 में एक काम किया गया, वेयर इज माय कर्सर, हाँ यहाँ पे है। और वो पहला काम ये था कि जो कंपनी की मोनोपोली थी ना उसे एबॉलिश कर दिया गया। लिख लो आप लोग, ट्रेड मोनोपोली ऑफ कंपनी, ट्रेड मोनोपोली ऑफ कंपनी abolished, trade monopoly of company abolished, except monopoly on tea, except monopoly on tea। चलो अब ये वाली लाइन का मतलब समझाओ, ये तो इजी लग रहा है, इसकी मतलब कोई मुझे बताए क्या हुआ यहाँ पे? सर जो इन्होंने कहा था कि 20 साल तक ये इंडिया से साथ ट्रेड करने का वो किए थे, तो इसको इन्होंने कैंसिल कर दिया, सिर्फ ये कहा कि अब हम सिर्फ चाय का वो करेंगे ट्रेड, बस बाकी सब नहीं। नहीं, चाय का ट्रेड नहीं करेंगे, सिर्फ चाय के ट्रेड पे मोनोपोली रहेगी आपकी। जी सर, वही। ठीक है, मतलब कि चाय का बिजनेस सिर्फ आप ही कर सकते हैं और दूसरा कोई नहीं कर सकता। बाकी सारे बिजनेस में अब सभी लोग हैं, अब सभी लोग बिजनेस कर सकते हैं, है ना? तो ये बात हुई। तो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कई बार पूछा जाता है, राइट? तो ये चीज है। और जो दूसरा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हुआ था ना, वो था अलाउड क्रिश्चियन मिशनरीज, अलाउड क्रिश्चियन मिशनरीज। allowed Christian missionaries to come to India, to come to India। राइटिंग गलत बैठ रही है मेरी, ठीक है, बट हाँ ये लाइन लिख लो आप लोग, अलाउड क्रिश्चियन मिशनरीज टू कम टू इंडिया। अब देखो ये चीज क्यों इंपॉर्टेंट है और इसका लिंक आगे जाके कैसे काम रखेगा, ये लाइन आप लोग को याद रखनी है। अब देखो ब्रिटिशर्स, क्योंकि आपको पता है कि दे वेयर क्रिश्चियंस, राइट? ऑलमोस्ट पूरा यूरोप क्रिश्चियन है, ऑलमोस्ट पूरा नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका भी क्रिश्चियंस हैं, राइट? और जाहिर सी बात है मिशनरीज क्या करती हैं, मिशनरीज क्रिश्चियन रिलीजन को प्रोपेगेट करती हैं, सभी लोगों में फैलाती हैं। तो ब्रिटिशर्स ने फिर क्रिश्चियन मिशनरीज को अलाउ कर दिया कि वो इंडिया में आए और लोगों में क्रिश्चियनिटी का प्रचार करें। ठीक है, ये बात थी। और हम ये लाइन क्यों बोल रहे हैं आपको याद करने के लिए, अभी हम लोग आगे जाके एक टॉपिक पढ़ेंगे ना, तो ये लाइन का इंपॉर्टेंस वहां पे आएगा, इसलिए ये वाली लाइन याद रखना। और एक चीज हुई, चार्टर्ड एक्ट 1833 से दो चीज तो पढ़ ली हमने कि कंपनी के मोनोपोली खत्म कर दी गई एक्सेप्ट टी वाले केस में, दूसरा क्रिश्चियन मिशनरीज को अलाउ कर दिया गया कि आप इंडिया में जाइए ट्रेड करिए, सॉरी ट्रेड नहीं करिए, क्रिश्चियनिटी प्रपोर्ट करिए। तीसरा पॉइंट कि वेस्टर्न एजुकेशन गंदा क्यों लिख रहे हैं, एक सेकेंड इसको काटो, वेस्टर्न एजुकेशन अलाउ कर दिया गया। मतलब अब पहली बार चार्टर्ड एक्ट 1813 से वेस्टर्न एजुकेशन इंडिया में आ गया। अब देखो वेस्टर्न एजुकेशन समझ रहे हो आप लोग, हम लोग इंग्लिश पढ़ रहे हैं, राइट? हम लोग पहले तो इंग्लिश थे नहीं,
क्या हम लोगों को पहले इंग्लिश पढ़ाया जाता था? नहीं। तो ये इंग्लिश एजुकेशन की ही देन है, वेस्टर्न एजुकेशन की ही देन है कि हम लोग इंग्लिश पढ़ते हैं। तो ये पहली बार कब आया था? चार्टर्ड एक्ट 1813 में। क्लियर गाइस? इज इट क्लियर? बताइए, यहाँ तक क्लियर है सबको? ओके, आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब जब आप यहाँ से देखोगे ना गाइस कि जो चार्टर्ड एक्ट 1813 है, यहाँ से काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आने लगे थे। ठीक है, जैसे हम लोग अभी तक देख रहे थे ना कि कंपनी ट्रेड कर रही थी, कंपनी थोड़ा बहुत पॉलिटिकल अफेयर्स में ये कर रही थी, टैक्स ले रही थी, बट कंपनी ना कभी हमारे पर्सनल मैटर्स में इन्वॉल्व नहीं हो रही थी, है ना। पहले हम लोग देख रहे थे कंपनी पर्सनल मैटर में इन्वॉल्व नहीं हो रही थी, बट अब आप देखोगे कि यहाँ से कंपनी आपके पर्सनल मैटर में इन्वॉल्व हो रही है। जैसे हमारा धर्म क्या हमारा पर्सनल मैटर नहीं है? बिल्कुल है। कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, तो ये हमारा पर्सनल मैटर है। अब कोई आके आपको बोले कि आप क्रिश्चियन बनो, राइट, तो ये हमारे पर्सनल मैटर में क्या है? इंटरफेरेंस है। दूसरा, अब मान लो कि आप अपने हिसाब से एजुकेशन लेते हो, हम लोग गुरुकुल्स में पढ़ते थे या फिर मदरसे में पढ़ते थे, जहाँ भी थे, राइट, बट कोई अब आके आपको बोल रहा है कि आप वेस्टर्न एजुकेशन लो, तो ये भी हमारे पर्सनल राइट्स में इंटरफेरेंस है। दो चीज़ें। और इसी टाइम पे मतलब जो अगला चार्टर्ड एक्ट था, जो कि हमारा था चार्टर एक्ट 1833, आप देख रहे हो हर एक्ट 20 साल के बाद आ रहा है ना। तो जो हमारा अगला चार्टर्ड एक्ट था 1833 का, इससे पहले इन्होंने एक और चेंजेस लाए, और वो चेंजेस था सती प्रथा को बंद करना। डू यू गाइज नो व्हाट इज सती प्रथा? एनीबॉडी? किसी का हस्बैंड मर जाता था तो उसकी बीवी को भी उसी चिता में कूदकर अपनी जान देनी पड़ती थी उनके साथ। गुड गुड, बढ़िया। ये थी सती प्रथा, जो ये काफी टाइम से चलती आ रही थी, और अंग्रेजों ने इसको बंद कराया। चलो, कुछ तो काम अच्छा किया था उन्होंने, राइट। तो सती प्रथा बंद हुई कब? इसी टाइम पे, ये चार्टर्ड एक्ट के बीच में। आप लोग लिख लो, ये तो वैसे तो इसका पार्ट नहीं है, बट अलग से लिख लो। सती प्रथा इज एबॉलिश्ड, सती प्रथा इज एबॉलिश्ड इन 1829, 1819 में, 1829। और देखो, इसमें दो लोग हीरो थे। एक तो जो ब्रिटिश के जो थे गवर्नर वो, और दूसरे थे, कोई नाम बताएगा? हु इज द हीरो ऑफ सती प्रथा, जिन्होंने बंद करवाया था? राजा राम मोहन राय। गुड, राजा राम मोहन रॉय। मैंने 10th क्लास में इस पे एक भाषण दिया था सती प्रथा पे, इसलिए मुझे याद है हमेशा से। ठीक है। तो राजा राम मोहन रॉय ने ब्रिटिशर्स के साथ मिलकर सती प्रथा को बंद करवाया था। ठीक है। अब देखो, यहाँ से एक और देखो, ये भले ही अच्छी चीजें थी, बट लोगों को तो लगेगा ना यार कि हमारे पर्सनल मैटर में इंटरफेयर कर रहे हैं, राइट। और आप लोग कभी समझ में आएगा कि हम बार बार ये पर्सनल मैटर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसका आगे जाके एक अलग ही परिणाम निकलने वाला था। ठीक है। चलिए, अब हम लोग पढ़ते हैं कि चार्टर्ड एक्ट 1833 में क्या हुआ था। तो जो चार्टर्ड एक्ट 1833 है वो हमारे पीडीएफ में है, तो हम लोग यहाँ से इसको पढ़ेंगे, और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे तो अलग से लिखेंगे। देखो, फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स, वेयर इज मार्कर, फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स सेंट्रलाइजेशन इन ब्रिटिश इंडिया। मतलब ये पहला स्टेप था हमारा, जिससे हम लोगों ने सेंट्रलाइजेशन करना स्टार्ट किया। व्हाट डू यू मीन बाय सेंट्रलाइजेशन? देखो, सेंट्रलाइजेशन के लिए ये लाइन पढ़ो, डिप्राइव द गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास एंड गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वाज गिवन एक्सक्लूसिव लेजिस्लेटिव पावर फॉर द एंटायर ब्रिटिश इंडिया। मतलब कि जो बॉम्बे के गवर्नर थे, मद्रास के गवर्नर थे, उनकी सारी पावर खत्म कर दी गई, और बोला गया कि जो रियल सब पूरी पावर किनके पास है? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के पास। बट एक चीज, एक सेकेंड, कल तक हम लोग तो सिर्फ गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल पढ़ रहे थे, याद है ना। पहली बार गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन बने थे? वो द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, एनीबॉडी? लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक। नहीं नहीं, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन थे? वारेन हेस्टिंग। वॉरेन हेस्टिंग्स। आयशा, आप कंफ्यूज कर गए, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स थे। ठीक है। चलिए,
देखो चार्टर्ड एक्ट, हाँ चार्टर्ड एक्ट 1833 से ये चेंज किया गया कि जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है ना, अब इनका नाम चेंज करके गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कर दिया गया। क्यों? क्योंकि अब वो सिर्फ बंगाल तक लिमिट नहीं थे, 1830 आते आते तक उन्होंने काफी एरिया और कब्जा कर लिया था। तो वो सिर्फ गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल क्यों कहे जाए? उन्होंने बोला नहीं, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है, पूरा इंडिया अभी जितना भी हमारे कंट्रोल में है उस हिसाब से। ठीक है, तो यहाँ पे फिर एक क्वेश्चन बनता है कि हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? क्वेश्चन ध्यान से सुनना आप लोग। यस सर, इससे मैं कंफ्यूज हो गई थी। हाँ। ये था विलियम बेंटिक। हाँ, इसीलिए मैंने कहा क्वेश्चन ध्यान से सुनना आप। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया इज विलियम बेंटिक। अगर हम पूछे फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक है, तो ये याद रखना, विलियम बेंटिक वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। और क्वेश्चन ये भी पूछा जाएगा ये कौन से एक्ट से चेंज हुआ था? दैट इज चार्टर्ड एक्ट 1833। ठीक है, आई थिंक अब आप लोग आज वाली क्लास में ये समझ पा रहे होंगे कि क्वेश्चन कैसे बनता है एग्जाम में, है ना, और कहाँ कंफ्यूजन हो सकता है। इसलिए हम उन दोनों चीजों पे हाईलाइट कर रहे हैं कि हाँ भाई देख लो, यहाँ कंफ्यूजन हो सकता है। ठीक है, चलिए अब देखो क्या हुआ ना कि इट एंडेड द एक्टिविटीज ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी एज अ कमर्शियल बॉडी। अब आप लोग एक चीज देख रहे हो, सबसे पहला चार्टर्ड एक्ट 1793 में क्या हुआ था? जल्दी से बताओ, अभी मैंने कुछ देर पहले पढ़ाया। चार्टर्ड एक्ट 1793 में क्या हुआ? 20 साल की मोनोपोली बढ़ा दी गई। ठीक है, जी सर। और चार्टर्ड एक्ट 1830 में क्या हुआ? उनकी वो मोनोपोली अबॉलिश कर दी गई थी। सिर्फ टी में रखी गई थी, है जी। ना। और 1833 आते आते क्या हुआ? कंपनी को बोल दिया गया कि भाई तुम्हारा काम खत्म एज ए कमर्शियल बॉडी, अब तुम सिर्फ और सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी संभालो। ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा ना करप्शन का लेवल एकदम आसमान टच कर रहा था। कंपनी अफेयर्स भी संभाल रही है, कमर्शियल बॉडीज भी कर रही है, इसलिए बोला गया कि भाई तुम मत संभालो कमर्शियल अफेयर्स। ठीक है, और अगला था अटेम्प्ट टू इंट्रोड्यूस ओपन सिस्टम कंपटीशन फॉर सिलेक्शन ऑफ सिविल सर्वेंट्स। अब देखो, अभी जो ये लाइन पढ़ी हमने, इस लाइन से हमें क्या समझ में आता है? इस लाइन से हमें यही समझ में आता है कि पहली बार उसी टाइम पे सोचा गया था कि हाँ अब सिविल सर्वेंट के लिए एक अलग से एग्जाम होना चाहिए, कंपटीशन होना चाहिए। और वो चीजें चेंज होते 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 आज आप लोग देख रहे होंगे कि यूपीएससी नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन है, संस्था है, जो सिविल सर्वेंट का एग्जाम कंडक्ट करवाती है ना। स्टेट सर्विसेज में एग्जाम कंडक्ट करवाती है स्टेट सर्विस कमीशन, जैसे यूपी में यूपी पीसीएस है, बिहार में बीपीएससी है, इस टाइप की संस्था ऑर्गेनाइजेशन। तो आप लोग देख रहे हो कि ये जो पार्टिकुलर एक्ट हैं, इन एक्ट की छोटी छोटी चीजें, छोटे छोटे चेंजेस आज के हमारे लाइफ में कैसे इंपॉर्टेंट हैं, कि आज हम लोग कैसे उसको फॉलो कर रहे हैं, है ना। जैसे ब्रिटिशर्स ने सती प्रथा खत्म किया तो फिर वो खत्म ही हो गया, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट बनाया तो वो कंसेप्ट लेकर के हम लोग आगे बढ़े, राइट। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने वहां से इवॉल्व की हैं। ये सारे पॉइंट्स क्लियर है सबको? एवरीबॉडी, इज इट क्लियर टू ऑल? हाँ, कोई डाउट किसी को? नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो, फिर 20 साल बाद दूसरा चार्टर्ड एक्ट आया और इसका नाम था चार्टर्ड एक्ट 1853। ठीक है, चार्टर्ड एक्ट 1853। अब इसमें क्या चेंजेस हुए? देखो, पहला इसमें जो चेंजेस हमें दिख रहे हैं, इंट्रोड्यूस एन ओपन कंपटीशन सिस्टम फॉर सिलेक्शन एंड रिक्वायरमेंट ऑफ सिविल सर्वेंट। मतलब उसमें तो वहां पे बात की गई थी, है ना, कि हमें ऐसा करना चाहिए, और यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया। इसके लिए कमेटी बनाई गई थी, उस कमेटी को हेड कर रहे थे मैक्यूले, लॉर्ड मैक्यूले। आप लोगों ने इनका नाम सुना है? किसी ने भी मैक्यूले का नाम सुना है? बताइए आप लोग। यस सर। कौन थे? अगर आप लोग कॉलेज में आगे जब आप लोग आईपीसी पढ़ोगे तो वो मैक्यूले की ही देन है, राइट। तो अब देखो यहाँ से वो एक्ट बनने स्टार्ट हो गए। अब जैसे आप लोग जो ये टाइम पीरियड देखोगे ना 1852,
तो आप ना इस चीज़ को ओपन माइंड से देखना कि अब जैसे ही इस टाइम पीरियड के बाद से, जैसे इंडियन पिनल कोड आईपीसी कब का है? 1860 का है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कब का है? 1872 का है। इंडियन एविडेंस एक्ट कब का है? 1872 का है। मतलब अंग्रेज ने उसी टाइम पे इंडिया को अच्छे से गवर्न करने के लिए, राइट, मतलब 1553 के बाद ही, कि अच्छे से गवर्न करने के लिए उन्होंने वो पार्टिकुलर एक्ट लेकर आने लगे कि हाँ, इंडिया का क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम कैसे होगा, उसके लिए आईपीसी लेकर के आ गए। एविडेंस कैसे प्रूफ किए जाएंगे, उसके लिए एविडेंस एक्ट लेकर के आ गए। मैक्सिमम एक्ट उसी टाइम के हैं और काफ़ी एक्ट अभी तक तो चल भी रहे हैं, जैसे आईपीसी 1860 का अभी तक चल रहा है। अब गवर्नमेंट चेंज करने वाली है। कॉन्ट्रैक्ट अभी तक चल रहा है और ये चेंज भी नहीं होगा। एविडेंस अभी तक चल रहा है, ये भी चेंज होने वाला है। ठीक है, तो यहीं से, और स्पेशली इनमें मैकियावेली का बहुत बड़ा योगदान था इन एक्ट्स को लाने में। ठीक है, तो इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे, ध्यान में रखेंगे, ये टाइम पीरियड क्यों ज़रूरी है और इस टाइम पीरियड में क्यों ये सारी चीज़ें हुई थी। अभी जो हम लोग अगला एक्ट पढ़ेंगे ना, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट रिवोल्ट हुआ था, वहाँ से वो एक अगला एक्ट निकल के सामने आया था, उसका कितना इम्पोर्टेंस था इन सारी चीज़ों के होने में, तो आप लोग को चीज़ें और अच्छे तरीके से क्लियर होंगी। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर है गाइस? लेट मी नो। चलिए, it first time separated the legislative and executive functions of the governor general council। अब जैसे देखो, गवर्नर जनरल जो था ना, वो इंसान अकेले सब कुछ नहीं करता था। ठीक है, अकेले सब कुछ नहीं करता था इन द मीन्स कि उसकी एक काउंसिल थी। अब जैसे मान लो कि आज हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, क्या प्राइम मिनिस्टर सब कुछ अकेले करते हैं? नहीं, मिनिस्ट्री है ना, कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, वो मिनिस्टर मिलके सारे काम करते हैं। तो जो उस टाइम पे भी गवर्नर जनरल हुआ करते थे, उनकी काउंसिल हुआ करती थी और उन काउंसिल में बॉडीज में जो लोग थे वो मिलके सारी चीजें करते थे। रियल हेड तो गवर्नर जनरल ही थे, बट सभी लोगों का योगदान हुआ करता था उसमें। तो क्या हुआ ना कि जो गवर्नर जनरल के लेजिस्लेटिव काउंसिल और एग्जीक्यूटिव फंक्शंस दोनों डिवाइड कर दिए गए। ठीक है, क्यों डिवाइड कर दिए गए? ताकि भाई लॉ आप ही बनाओ और इम्प्लीमेंट भी आप ही करो। एक ही बॉडी सब कुछ करे तो ये टफ है, इसीलिए इस चीज को दो भाग में डिवाइड कर दिया गया। ठीक है गाइस, यहां तक क्लियर है? देखिए, इट प्रोवाइडेड फॉर एडिशन ऑफ 6 न्यू मेंबर्स कॉल्ड लेजिस्लेटिव काउंसिल टू द काउंसिलर्स टू द काउंसिल। हाँ, 6 मेंबर ऐड, वैसे दिस इज नॉट इम्पॉर्टेंट, बट हाँ, कि 6 मेंबर ऐड किए गए काउंसिल में, जो कि गवर्नर जनरल को हेल्प आउट करेंगे। ठीक, it introduced first time local representation। now this is very very important। अब देखो, अभी तक क्या हो रहा था, जब से अंग्रेज आए थे और जब से वो यहाँ पे रूल करना स्टार्ट किए थे रेगुलेटिंग एक्ट से, तब से लेके अभी तक सारे इंपॉर्टेंट पोजीशंस पे, पोस्ट पे वही लोग थे, वही लोग सारी चीजें हैंडल करते थे, मैनेज करते थे। बट उन्हें अब फील होने लगा कि लोग यहाँ पे विरोध कर रहे हैं, लोग अगेंस्ट में जा रहे हैं हमारे, तो हमें अब उनको भी ना अपने साथ लेना होगा, ताकि लोगों को लगे कि नहीं यार, हमारे भी लोग हैं उनके साथ में, ब्रिटिशर्स के साथ में। देख रहे हो कितना तगड़ा माइंड गेम खेला उन्होंने। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, अब एक काम करेंगे, जो इंडियन लोग हैं उनको भी लोकल रिप्रेजेंटेशन दिया जाएगा काउंसिल में, लेजिस्लेटिव काउंसिल में। वैसे लेजिस्लेटिव काउंसिल ना कम इंपॉर्टेंट थी, एग्जीक्यूटिव काउंसिल ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, बट उन्होंने ना कम वाले पावर में रखा। अब देखो, इन आउट ऑफ 6 मेंबर्स 4 वेर अपॉइंटेड बाय लोकल प्रोविजंस, गवर्नमेंट ऑफ मद्रास, बॉम्बे, बंगाल एंड आगरा। 6 में से ये 4 लोग कौन थे? वो मद्रास, बॉम्बे, बंगाल और आगरा प्रेसिडेंसी से चूज होकर के आते थे। ठीक, तो यहाँ से चीजें हुई कि भाई चलो इंडियन का भी रिप्रेजेंटेशन इसमें स्टार्ट हुआ। ठीक है, सो गाइज, यहाँ तक बताओ आप लोग, यहाँ तक सबको समझ में आया? और एक और पॉइंट इसमें पहले लिख लो, एक और पॉइंट ये है कि ये भी कहा गया इस वाले एक्ट से कि जो कंपनी रूल है, कंपनी रूल, कंपनी रूल was extended without a timeline, without a timeline।
इसका मतलब उन्होंने बोला कि भाई कंपनी चलो सही तरीके से रूल कर रही है, इनको रूल करने दो, ये कहा गया। कि मतलब अभी कंपनी को किसी भी टाइम पीरियड के अलावा, मतलब ऐसा नहीं कहा गया कि आप 20 साल करो, 30 साल करो, बोला नहीं ठीक है, आपको अनलिमिटेड पीरियड के लिए, जब तक कि ब्रिटिश पार्लियामेंट आपको रोक ना लगा दे, तब तक आपको एक्सटेंड दे दिया जाता है कि आप लोग रूल करो। बट अब देखो, सिर्फ 4 साल बाद, अभी हम लोग कौन सा एक्ट पढ़ रहे हैं, चार्टर्ड एक्ट 1853, सिर्फ 4 साल बाद क्या होता है, क्राउन रूल, जो कंपनी रूल था वो खत्म हो जाता है। ठीक है, अब आप देखोगे कि ये सडनली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 कैसे आ गया। अभी तक तो चार्टर्ड एक्ट चल रहा था, कंपनी अच्छे से रूल कर रही थी, फिर ये अचानक से क्या हुआ कि भाई कंपनी का रूल खत्म कर दिया गया। अब हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा स्टॉप करके पॉलिटी ना पढ़ के थोड़ा सा हिस्ट्री में जाएंगे कि ऐसा क्या हुआ था कि कंपनी रूल खत्म कर दिया गया और जो डायरेक्ट पावर था वो ब्रिटिश क्राउन के हाथ में चला गया। मतलब जो वहाँ के किंग या क्वीन थी उनके हाथ में। तो यहाँ पे लिख लो आप लोग, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्राउन रूल के टाइम पे वहाँ की क्वीन थी क्वीन विक्टोरिया, क्वीन विक्टोरिया, ठीक है, क्वीन विक्टोरिया थी। अब हम लोग समझेंगे कि ऐसा क्या हुआ था, तो आइए थोड़ा आराम से डिटेल में एज अ हिस्ट्री स्टूडेंट हम लोग थोड़ा सा पढ़ते हैं। कोई मुझे बताएगा क्या हुआ था बेसिकली इस टाइम पीरियड में? एनीबॉडी? सर 1857 वाली क्रांति। यस, बहुत बहुत सही, बिल्कुल सही जवाब। तो जो सबसे बड़ी चीज हुई थी जिस वजह से उस टाइम पे ना हम लोग इंडिपेंडेंट होते होते बच गए थे, मतलब 1947 का वेट नहीं करना पड़ता हमें। कुछ कुछ चीजें थी जिसकी वजह से हम लोग इंडिपेंडेंट होते होते रह गए, और वो चीजें क्या थी आइए पढ़ते हैं कि ऐसा क्या हुआ था, कि क्यों हुआ। सबसे पहले जब सब सही तरीके से चल रहा था, इंडिया में भी लोग कम विरोध कर रहे थे, तो फिर अचानक से 1857 का रिवोल्ट क्यों हुआ। 1857 के रिवोल्ट को बहुत डिफरेंट डिफरेंट नाम से जाना जाता है, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस टाइप, और क्या बोलते हैं, म्यूटिनी के नाम से जाना जाता है, राइट। बट ये हुआ क्यों था, तो इसके ना 3 बेसिक रीजन है, राइट। आप लोग उन तीनों बेसिक रीजन को लिखो। सबसे पहला रीजन है दैट इज सोशल और रिलीजियस कॉज, सोशल और रिलीजियस कॉज। आप लोग मुझे एग्जांपल दे सकते हैं सोशल और रिलीजियस कॉज का? कोई भी एक एग्जांपल कि 1857 से पहले क्या था सोशल और रिलीजियस कॉज? सर वो बंदूक की गोली का कुछ मसला था कि ये किसी चमड़े से बनती है टाइप, तो उससे लोगों को लगा कि उनकी धार्मिक भावना आघात हो गई थी, तो उस पे शायद। गुड। मंगल पांडे मूवी देखा है आपने? मंगल पांडे मूवी देखी है किसी ने? मूवी नहीं देखते क्या यार आप लोग? मैंने तो बहुत मूवी देखी है दुनिया भर की। मंगल पांडे मूवी में क्या हुआ था, आपने देखा होगा, आमिर खान की मूवी है, कि जो सारे सोल्जर्स थे, इंडियन सोल्जर्स जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए काम करते थे, उन्होंने अचानक से विरोध कर दिया था। क्यों? क्योंकि वो कंपनी एक इनफील्ड राइफल लेकर के आई थी, और जो इस इनफील्ड राइफल में जो बारूद भरा जाता था वो गाय और सुअर की चमड़ी से बना हुआ था, ठीक है। अब क्योंकि गाय की चमड़ी को हिंदू पवित्र मानते हैं, राइट, कि गाय को माता मानते हैं, इसलिए वो लोग वो बंदूक यूज नहीं करना चाहते थे। और जो सुअर थी, सुअर को मुस्लिम्स पसंद नहीं करते, राइट, तो इसलिए उनके लिए भी वो सही नहीं था कि वो सुअर का मीट को टच करें। तो इस वजह से दोनों कम्युनिटी के लोग इस चीज के विरोध में थे कि आप ये बंदूक हटाइए। इसी वजह से जो सोल्जर्स थे उन्होंने विरोध किया था। तो सोशल और रिलीजियस कॉज का ये पहला कॉज था, ये एक रीजन था। हम आपको काफी रीजन गिनवाएंगे। एक और रीजन था, अभी जैसे मैंने आपको कुछ देर पहले क्या बताया, सती प्रथा, कि जो उन्होंने सती प्रथा खत्म किया था ना, मैंने आपको बताया कि भले ही सही है, हम लोग अभी सही मानते हैं, बस उस टाइम पीरियड में तो लोगों को लगेगा ना यार कि ये हमारे रिलीजन में इंटरफेयर कर रहे हैं,
मतलब ये हमारे तौर तरीके में, हमारा जो कल्चर है उसमें इंटरफेयर कर रहे हैं। तो लोग इससे भी गुस्सा थे कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए। और वो एक और चीज़ लेकर के आए थे। 1856 में एक एक्ट आया था और उस एक्ट का नाम था हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट। देखो, सबसे पहले तो 1829 में इन्होंने सती प्रथा बंद किया। उसके बाद 1856 में 1856 में ये हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट लेकर के आ गए। भाई जो हिंदू विडो हो जाती है उनकी फिर से शादी कर दी जाए। ये भी अच्छा कदम था, बट लोगों को ये पसंद नहीं आया। भाई आप ऐसा क्यों कर रहे हो? तो ये कुछ सोशल और रिलीजियस कॉज थे जिस वजह से 1857 की वॉर हुई। ये तो मैंने सोशल और रिलीजियस कॉज बताया, और भी कॉजेस थे। क्या कॉजेस था? पहला, एक और लिखो, दैट इज मिलिट्री कॉज। मिलिट्री कॉज जो 1857 का रिवोल्ट हम आपको अभी पढ़ा देंगे, फिर आपको हिस्ट्री में भी ये पढ़ना नहीं पड़ेगा। सारी चीज़ें हम इंपॉर्टेंट चीज़ें बता देंगे अभी। तो जैसे मिलिट्री कॉज में एक वो था जो इनफील्ड राइफल वाला। दूसरा क्या था कि जो इंडियन सोल्जर्स थे ना, उनको कम पैसे मिलते थे ब्रिटिशर्स की तुलना में। अब जैसे मान लो एक पोस्ट पे दो लोग हैं, एक अंग्रेज है एक हिंदुस्तानी है, तो अंग्रेज को ज़्यादा पैसे दे रहे हैं, हिंदुस्तानी वाले को कम दे रहे हैं, तो उसको बुरा लगेगा ना भाई कि जब एक ही काम कर रहे हैं तो हमें पैसे कम क्यों मिल रहे हैं। तो ये भी एक कॉज था मिलिट्री कॉज का। और एक और क्या था? सोशल डिस्क्रिमिनेशन, कि जो मिलिट्री में लोग थे ना इंडियन, उनको डिस्क्रिमिनेट किया जाता था। राइट, कि भाई तुम इंडियन हो, जिसे बोलते थे ना वो क्या बोलते थे, गोरा, ऐसे टाइप की चीजें बोलते थे। उस वजह से कि भाई तुम ये हो। राइट, तो इसलिए ये भी एक कॉज था। तो इसके बाद फिर जो हमारा अगला चेंजेस आता है, मिलिट्री कॉज समझ लिया हमने। इसके बाद पॉलिटिकल कॉज। पॉलिटिकल कॉज कोई मुझे बताए, बताइए, किसी को पॉलिटिकल कॉज पता है? 1857 में पॉलिटिकल कॉज क्या था? हिस्ट्री होगी ना किसी की ग्रेजुएशन में, बताइए पॉलिटिकल कॉज क्या था 1857 के वॉर में? नहीं पता, ठीक है। आप लोगों ने लॉर्ड डलहौजी का नाम सुना है? लॉर्ड डलहौजी, किसी ने नहीं सुना लॉर्ड डलहौजी? मतलब कि आप लोगों ने बचपन में झांसी की रानी सीरियल भी नहीं देखा है। मैंने तो ये भी देखा है, मुझे तो डलहौजी का नाम उसी टाइम से याद है जबकि हम ये सब पढ़ते भी नहीं थे तब से। तो लॉर्ड डलहौजी जो था वो गवर्नर जनरल था। राइट, कब से कब तक था? 1948 से लेके 1956 में। और आज तक जितने भी गवर्नर जनरल हुए ना इंडिया में अंग्रेज, उनमें सबसे अगर कोई क्रूर था तो वो लॉर्ड डलहौजी था। इसने जो ये 8 साल में तबाही मचाई ना इंडिया में, किसी ने नहीं मचाई, किसी ने भी नहीं मचाई। तो लॉर्ड डलहौजी ने एक नियम लेकर के आया था, देयर वाज अ रूल, और उसका रूल का क्या नाम था? एनीबॉडी? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्या होता है? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसी को पता है? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स ये था कि अगर किसी भी राजा का अगर बेटा नहीं हुआ, ध्यान से सुनना आप लोग मेरी बात, ये कैसा चाल चला था अंग्रेजों ने, कि अगर किसी भी राजा का बेटा नहीं हुआ तो वहां की जो सरकार है, जो वो राजपाट है, वो अंग्रेज अपने कब्जे में ले लेंगे। और अगर किन्हीं का बेटा हुआ और बेटे की मौत हो गई तो भी अंग्रेज उस पूरे राज को हड़प लेंगे। तो या तो ये तो इन्होंने मतलब सही तरीका अपना लिया, भाई किसी का बेटा नहीं हुआ तो उसका राज हड़प लो। जैसे इसका सबसे प्राइम एग्जाम्पल क्या है बताओ? सबसे प्राइम एग्जाम्पल, झांसी। झांसी की रानी के साथ क्या हुआ था? ये तो भाई झांसी की रानी मतलब कि हमारी हिस्ट्री में वन ऑफ द बिगेस्ट फाइटर थी, जिन्होंने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी थी। क्या हुआ था? झांसी भी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का ही शिकार था। जब झांसी के राजा की डेथ हुई तो उनका बेटा था, बेटा मर गया, ठीक है। तो झांसी की रानी ने कि ये हमारा राज अंग्रेजों के हाथ में ना चला जाए, उन्होंने एक बेटे को गोद ले लिया। राइट, बट अंग्रेज बोले ना, ऐसे कैसे, आपका बेटा मर गया, अब ये झांसी हमारी होती है।
झांसी की रानी ने बोला नहीं, हम नहीं देंगे। इसीलिए वो बहुत ही फेमस वॉर हुई थी, राइट। और ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के शिकार सिर्फ झांसी नहीं था, बहुत सारे स्टेट थे। जैसे अगर हम आपको काउंट करवाएं, जैसे कि डलहौजी ने क्या क्या किया था, किन किन वजह से और कौन कौन स्टेट्स को भुगतना पड़ा। जैसे कानपुर, कानपुर के थे आपके ये क्या नाम था, तात्या टोपे, राइट। और भी जैसे लोग थे, जैसे बिहार से कुंवर सिंह, इन लोग और थे जैसे बेगम हजरत महल अवध से, राइट। इन सभी लोगों रीजन थे पॉलिटिकल कॉज में कि डलहौजी ने इन लोगों को अच्छे से ट्रीट नहीं किया, इनका राज हड़पने की कोशिश की। तो ये सभी लोग शामिल हुए थे 1857 के वॉर में। तो आप देख रहे हो कि सिर्फ एक रीजन नहीं था 1857 के वॉर के पीछे, इतने सारे रीजन थे। सोशल कॉज था, मिलिट्री कॉज था, पॉलिटिकल कॉज था, और हर तरफ से ईस्ट इंडिया कंपनी पे अटैक हुआ। झांसी की रानी ने बहुत सही तरीके से फाइट किया, वीर कुंवर सिंह ने बहुत सही तरीके से फाइट किया, मिलिट्री में विरोध हो ही गया था, राइट। बट फिर ऐसा क्या हुआ कि ये 1857 वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस सक्सीड नहीं कर पाया? इसके बहुत सारे रीजन थे। कोई मुझे बताएगा? आप लोग बताइए, कुछ रीजंस मुझे काउंट करवाइए, क्यों हम लोग अनसक्सेसफुल हो गए। एनीबडी? चलिए हम आपसे पूछते हैं, मुझे ना यार मूवीज का बहुत एग्जांपल आता है। कंगना रनावत की आप लोगों ने ये मणिकर्णिका देखी है? नहीं देखी? ठीक है। मणिकर्णिका में आपने देखा होगा कि अच्छा नहीं देखा है तो फिर कहाँ से देखा होगा, कि बहुत सारे जो राजा महाराजा थे उन्होंने 1857 के वॉर में सपोर्ट नहीं किया। बहुत सारे ऐसे राजघराना थे, अगर वो सपोर्ट करते, अगर वो अंग्रेज की चमचागिरी ना कर रहे होते, तो हम लोग उस टाइम पे इंडिपेंडेंट मिल जाता हमें। झांसी की रानी ने भी बहुत कोशिश की कि सभी लोग मिलके ये करें, बट नहीं किया उन्होंने। जैसे एग्जांपल लेते, जैसे उन्होंने ग्वालियर से सपोर्ट मांगा था, ग्वालियर भी नहीं आया सपोर्ट के लिए। आई एम जस्ट गिविंग एग्जांपल, बहुत लोग थे, है ना। दिस इज द वन रीजन। और रीजन क्या था कि हमारे पास ना इक्विपमेंट की कमी थी। जैसे अंग्रेज थे भाई, वो काफी ब्रिटेन में ना इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत पहले से आ गया था, तो उनके पास बहुत तगड़े तगड़े हथियार थे। और हमारे यहाँ के राजा महाराजा लोग ज्यादातर तलवार से लड़ते थे, तो बंदूक के सामने तलवार कितना देर टिकेगा, राइट। वैसे थे हमारे पास एक बंदूक, बट उनके पास ज्यादा संख्या में थे, वो ज्यादा वेल इक्विप्ड थे, राइट। उनके पास साधन थे कि वो एक जगह से दूसरी जगह चीजें पहुंचा सकते थे। जैसे टाइपराइटर जैसी चीजें आ गई थी, तो एक जगह से वो दूसरी जगह चीजें पहुंचा देते थे, और यहाँ पे हमारा कम्युनिकेशन गैप हो जाता था। तो ये 2-3 रीजन थे जिस वजह से 1857 का इंडिपेंडेंट ऑफ वॉर सक्सीड नहीं कर पाया। ठीक है, चलो पहले तो काफी लंबी कहानी हो गई ये, तो हम ये चाहते हैं कि आप लोग मुझे बताओ कि आप लोगों को ये पॉइंट्स अच्छे से समझ में आए सबको, बिकॉज दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हम नहीं चाहते कि यहाँ से किसी को भी कोई डाउट रह जाए। उवेश, अर्शप्रीत, गोल्डी, आसिया, सब कुछ क्लियर है बिल्कुल अच्छे तरीके से? सर डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कब आया था? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का एग्जैक्ट ईयर तो नहीं याद है मुझे, बट दिस इज समथिंग अराउंड 1850-52 के करीब में आया होगा। एग्जैक्ट ईयर याद नहीं है, जब हम लोग हिस्ट्री पढ़ेंगे ना तब हम ये वाली चीजें क्लियर कर देंगे कि एग्जैक्ट ईयर क्या था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का। ओके। ठीक है। एनी मोर डाउट्स? बट ये समझ तो आ गया ना डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्या है। उवेश क्लियर है ये? सर क्लियर है। ग्रेट। अर्शप्रीत आप बताइए, क्लियर? गोल्डी क्लियर? चलिए नाइस, ग्रेट। तो अब हमने यहाँ पे पढ़ा कि ये सारी रीजन थे कि 1857 की वॉर हुई। अब इस वॉर की वजह से ब्रिटिशर्स बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए कि यार ये क्या हो रहा है। कंपनी को उन्होंने बुलाया, बोला कि यार तुम क्या मैनेज कर रहे हो तुम लोग। तो फिर यहाँ से क्या हुआ, कंपनी ने बोला कि चलो अब तुम्हारा काम खत्म, अब इंडिया से बोरिया बिस्तर समेटो और वापस आओ। अब डायरेक्ट ब्रिटेन की क्वीन इंडिया को रूल करेंगी। ये आया भाई, तुम लोगों से मैनेज नहीं हो रहा है, अब डायरेक्ट ब्रिटेन की क्वीन
मैनेज करेंगी ये सारी चीज़ें। तो इसीलिए जो हमने यहाँ पे पढ़ा ना, नॉट दिस वन, इसीलिए हमने देखा कि जो कंपनी रूल है यहाँ पे खत्म होता है और यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा क्राउन रूल। और ये कब तक चला? जब तक हम लोग इंडिपेंडेंट नहीं हो गए, 1947 तक। चलिए आइए पढ़ते हैं कि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 में क्या था। सबसे पहले ऑल्सो नोन एज एक्ट फॉर गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मतलब इन्होंने बोला कि भाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ये ऐसा एक्ट है जो इंडिया में अच्छी सरकार लेकर के आएगा, गुड गवर्नमेंट लेकर के आएगा। मतलब मेन बात था, लुभाने की कोशिश कर रहे थे वो लोग। अब देखो क्या हुआ, एबॉलिश द ईस्ट इंडिया कंपनी एंड ट्रांसफर द पावर ऑफ गवर्नमेंट, टेरिटरी एंड रेवेन्यू टू द ब्रिटिश क्राउन। जैसा कि मैंने आपको बताया, क्या हुआ, पूरा का पूरा पावर ट्रांसफर हो गया ईस्ट इंडिया कंपनी से, कहाँ पे? ब्रिटेन क्राउन के पास। ठीक है, अब देखो यहाँ से चेंजेस क्या क्या हुए। 1858 का एक्ट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से बहुत सारे चेंजेस हुए थे। देखिए, पहला, चेंज द डिजिग्नेशन ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया टू द वायसराय ऑफ इंडिया। फिर से एक बार नाम बदल दिया इन्होंने। तो देखो, नाम सिर्फ अभी नहीं बदलते हैं, पहले भी नाम बदलते थे। ठीक है, गवर्नर ऑफ बंगाल को क्या किया गया? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को क्या चेंज किया गया? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को क्या चेंज कर दिया गया? वायसराय ऑफ इंडिया। तो एक और क्वेश्चन याद रखना है कि वायसराय ऑफ इंडिया का जो पोस्ट कब आया था, राइट? तो ये आया था हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 से। अब क्योंकि ये एक नया पोस्ट हुआ, नाम बदल गया, तो फिर से क्वेश्चन बनता है कि हु वाज द फर्स्ट वायसराय ऑफ इंडिया? बताइए। लॉर्ड कैनिंग। यस, लॉर्ड कैनिंग वाज द फर्स्ट वायसराय ऑफ इंडिया। ठीक है, तो दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आई थिंक आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, फर्स्ट वायसराय ऑफ इंडिया, अब आप इनमें कंफ्यूज नहीं करेंगे। साथ में कौन से एक्ट से आया था, इसमें भी कंफ्यूज नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए और क्या क्या इससे चेंजेस आए। अगला चेंजेस आया कि भाई जो ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर थे, इनको खत्म किया गया। ठीक है, बोला कि भाई अब कंपनी है ही नहीं, अब बताओ कंपनी तो है ही नहीं, कंपनी को तो भगा दिया गया यहाँ से, तो फिर ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का क्या काम? इसीलिए ये भी हटा दिया गया। क्लियर गाइज? चलिए अगला इंपॉर्टेंट चीज, इट क्रिएटेड अ न्यू ऑफिस। एक और नया ऑफिस बनाया गया। वायसराय ऑफ इंडिया नेम तो चेंज किया ही गया, एक नया ऑफिस बनाया गया जिस ऑफिस का नाम था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। तो आप लोग अब यहां से दो चीजें देखोगे कि अब क्या हुआ ना, कि मान लो कि दिस इज ब्रिटिश क्राउन, दिस इज ब्रिटिश क्राउन। ब्रिटिश क्राउन ने दो लोगों को रखा इंडिया को हेड करने के लिए। पहले थे हमारे वायसराय और उसके दूसरे थे हमारे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। अब देखो ये दो लोग क्यों बनाए गए और इन दोनों का काम क्या था? इंडिया को हेड करना, इंडिया को मैनेज करना। ठीक है, तो ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कौन हुआ करते थे? अब जब इंडिया में वायसराय मैनेज कर रहा है तो ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कौन था? ये जो बंदा था ना सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, ये बैठता था ब्रिटिश पार्लियामेंट में। ठीक है, अब क्योंकि एक बात बताओ, क्राउन डायरेक्ट डील तो करेंगी नहीं वायसराय से, क्राउन इतनी फ्री थोड़ी ना है। ब्रिटिश क्राउन उस टाइम पे बहुत बड़ी चीज हुआ करती थी, सिर्फ इंडिया थोड़ी ना, इंडिया जैसे 40 कंट्री को वो लोग रूल करते थे, है ना? तो इसीलिए उन्होंने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बनाया कि जो वायसराय होंगे वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को रिपोर्ट करेंगे। वो एक तरीके से एक मिनिस्टर हुआ करते थे। अभी कैसे मिनिस्टर होते हैं? फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं, फॉरेन मिनिस्टर होते हैं, उसी तरीके से ब्रिटेन में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया का एक पोस्ट हुआ करता था। इसी एक्ट से वो पोस्ट आया था। उस पोस्ट पे जो आदमी होता था वो क्राउन को रिपोर्ट करता था और उसको वायसराय रिपोर्ट करता था।
समझ में आया आप लोग को कि ये कैसे चल रहा है? ये चल रहा है ऐसे कि पहले इंडिया के जितने भी ऑफिसर्स थे सब वायसराय को रिपोर्ट करेंगे, जितने भी ब्रिटिश ऑफिसर थे या फिर इंडियन थे सब वायसराय को रिपोर्ट करेंगे, वायसराय रिपोर्ट करेगा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट रिपोर्ट करेगा ब्रिटिश क्राउन को। ये थी पूरी हायरार्की। 1858 के एक्ट से ये आया था। ठीक है, चलो लेट्स मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखो तो ये वाला पॉइंट क्लियर। इट क्रिएटेड ए न्यू ऑफिस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया वेस्टेड विद कंप्लीट बस वही था विद कंप्लीट अथॉरिटी एंड कंट्रोल ओवर इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन। यहाँ वाले पॉइंट तक सबको क्लियर है गाइस? जस्ट लेट मी नो, तभी हम लोग आगे बढ़ेंगे। बिकॉज आई डोंट वांट कि आप लोगों को ये हैक्टिक हो जाए। क्लियर है सबको? चलो नाइस। अब देखो, इट एस्टैब्लिश्ड अ 15 मेंबर काउंसिल ऑफ इंडिया टू असिस्ट सेक्रेटरी फॉर इंडिया। अब देखो 15 स्टेट की काउंसिल थी जिनका काम था कि वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को असिस्ट करेंगे, राइट? और इनको हेड कौन करते थे? वायसराय। मैंने अभी आपको सर्किल समझा दिया कि ये कैसे पूरा सर्किल चलता था। ठीक है, largely confined to the improvement of administrative machinery by which the Indian government was the superior and control in England। जो मैंने अभी आपको चीज बताया कि डायरेक्ट इंग्लैंड से ब्रिटेन से ये सारी चीजें कंट्रोल होती थी। तब पहले तक तो क्या था? पहले तो भाई ईस्ट इंडिया कंपनी हेड कर रही है, ब्रिटिश पार्लियामेंट बस एक्ट बना के दे रहा है, यहाँ के कंपनी मस्त आराम से उसको एंजॉय कर रही है। बट क्योंकि अब ग्राउंड रूल चला गया था तो हम लोग डायरेक्ट गुलाम हो गए थे इसके, एक कंट्री के, ब्रिटेन के। चलो अच्छा है, किसी कंपनी का गुलाम कहने से अच्छा है कम से कम एक कंट्री को गुलाम कहे जाता है ना। तो ये चीज़ें थी। चलो अब इसमें और कुछ लिखने जैसा है एक्स्ट्रा? लेट मी टेल यू गाइस, एक सेकेंड। नहीं, ठीक है, हो गया। चलो तो यहाँ तक था हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। इसके बाद इंडियन काउंसिल एक्ट है 1861। इसमें भी हमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट है, एक्सप्लेन करनी है, बट नहीं, इसको रहने देते हैं हम लोग, अभी हैप्टिक हो जाएगा एक ही दिन ज़्यादा। चलो गाइस, तो बताओ आज हमने जो पढ़ा इसमें से किसी को कुछ भी डाउट है कहीं पर भी? सारी चीज़ें समझ में आई? ये रिवीजन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि अभी लग रहा होगा कि सब समझ में आ रहा है, बट जैसे जैसे एक्ट बढ़ता जाएगा ना हमारा, तो ये हमारे लिए हैक्टिक होता जाएगा। इसीलिए कीप रिवाइजिंग। हाँ, कीप रिवाइजिंग। जब अगली क्लास में आओ आप लोग तो सारी चीज़ें अच्छे से रिवीजन करके आना। ठीक है, नो डाउट? उवेश, अर्शप्रीत, गोल्डी, कोई डाउट? नो सर। ग्रेट, चलो